तो आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। सवाल ये कि एक ईमानदार, एक साधारण आदमी को पूरी तरह से तोड़ने के लिए क्या-क्या चाहिए। ये तो बहुत गहरा सवाल है। और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमारे पास जो जरिया है वो है कमलेश्वर की एक बहुत मशहूर कहानी कस्बे का आदमी, जिसे सिर्फ एक कहानी कहना मेरे ख्याल से थोड़ी नाइंसाफी होगी। हाँ बिल्कुल, ये असल में एक आम हिंदुस्तानी मध्यवर्गीय आदमी की कह सकते हैं एक लंबी चीख है। सही कहा। और हमारी आज की ये जो पड़ताल है, इसका मिशन सिर्फ कहानी का प्लॉट दोहराना नहीं है। नहीं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक किरदार रामेश्वर, उसकी जिंदगी के छोटे छोटे पल, वो रोज की घुटन और एक के बाद एक झटके, हाँ, ये सब मिलकर उस पूरी सामाजिक आर्थिक मशीनरी को बेनकाब करते हैं जो उस जैसे लाखों लोगों को धीरे धीरे पीस रही थी। और शायद आज भी पीस रही है। शायद आज भी। तो चलिए इस किरदार की पर्दे खोलते हैं। कहानी हमें मिलाती है रामेश्वर से। उम्र है कोई 42-43 साल। हाँ। सरकारी दफ्तर में ग्रेड 3 क्लर्क। और 20 साल की नौकरी के बाद तनख्वाह कितनी? 380 रुपए महीना। बस 380। और रहता कहाँ है? उत्तर भारत के किसी गुमनाम से कस्बे की धूल भरी गलियों में किराए के 2 कमरों के एक मकान में। और उस मकान में वो अकेला नहीं है, ये बात बहुत जरूरी है। हाँ। परिवार में 7 लोग हैं। पत्नी शांति, 2 बेटियां, एक 14 की, एक 11 साल की, एक 8 साल का बेटा भी है। हाँ, और एक बूढ़ी विधवा ना। मतलब ये जो आंकड़े हैं ना, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये उस जाल का नक्शा है जिसमें रामेश्वर फंसा हुआ है। बिल्कुल, 380 रुपए में 7 जिंदगियां। ये गणित ही अपने आप में एक सजा है। और मुझे लगता है यहाँ मुख्य बात सिर्फ गरीबी भी नहीं है। नहीं, मुख्य बात है एक तरह की अदृश्यता। मतलब रामेश्वर और उसके जैसे लाखों लोग उस सिस्टम के लिए अदृश्य हैं जिसके वो पुर्जे हैं। यह बात कहिए। उनका संघर्ष, उनकी ईमानदारी, सब कुछ सब अदृश्य है। बहुत जरूरी बात है ये। उसकी जिंदगी एक ऐसे ढर्रे पर चलती है जो पिछले 20 साल से नहीं बदला। वही रोज का रूटीन। हाँ, सुबह 7 बजे साइकिल से दफ्तर, टिफिन में 2 रोटी और आलू गोभी की सब्जी, शाम को 6 बजे वापसी, और फिर पड़ोस से उधार का अखबार। ये जो एक रास्ता है ना, ये सिर्फ बोरियत नहीं है, ये धीरे धीरे इंसान की आत्मा को मिटाने जैसा है। ये आपको एहसास दिलाती है कि आपका कोई वजूद नहीं है, आप बस एक रूटीन है। और इस घुटन का जहर फिर उसके घर में भी फैलता है। हाँ बिल्कुल। वो अक्सर घर आकर बच्चों पर चीखता है, पढ़ो नहीं तो मेरी तरह क्लर्क बनोगे। इस एक लाइन में। हाँ, इस एक लाइन में कितनी कड़वाहट, कितनी मतलब आत्मघृणा छिपी है। आत्मघृणा तो है ही, लेकिन मनोविज्ञान में जिसे हम डिस्प्लेस्ड एग्रेशन कहते हैं ना, अच्छा, ये उसका एक सटीक उदाहरण है। जब आप अपने गुस्से के असली स्रोत पर, मतलब इस केस में उसका बॉस या पूरा सिस्टम, हाँ, उस पर तो गुस्सा निकाल नहीं सकता तो आप उस गुस्से को किसी सुरक्षित और कमजोर लक्ष्य पर निकालते हैं। यहाँ वो लक्ष्य उसके बच्चे हैं। और विडंबना देखिए, वो उन्हें अपने जैसा बनने से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से कर रहा है वो खुद एक जुल्म है। बिल्कुल। और फिर इसी 20 साल की खामोश अदृश्य जिंदगी में एक दिन भूचाल आता है। हाँ, वो घटना, एक ऐसी घटना जो रामेश्वर को बताती है कि सिस्टम उसे देख तो रहा है, लेकिन सिर्फ नजरअंदाज करने के लिए। दफ्तर में एक नया लड़का आता है, विनोद। स्मार्ट है, अंग्रेजी बोलता है, नेहरू जैकेट पहनता है, मतलब पूरी तैयारी से आया है। हाँ, और वो एक दिन रामेश्वर से कहता है, सर आपका प्रमोशन रुक गया है। सीधे मुंह पर। हाँ, मेरी जगह आपकी होनी थी, पर मेरे अंकल जी एसडीओ हैं तो। बस ये वो क्षण है जहां वो अदृश्यता का पर्दा फट जाता है। बिल्कुल। अब तक रामेश्वर को शायद लगता था कि उसकी मेहनत कहीं दर्ज हो रही है, कि सिस्टम में थोड़ी तो ईमानदारी होगी। एक उम्मीद थी। हाँ, एक उम्मीद। इस एक वाक्य ने उसे बता दिया कि उसकी 20 साल की वफादारी की कीमत एक फोन कॉल से भी कम है। और ये सिर्फ प्रमोशन नहीं है जो उससे छिना है। नहीं, ये उसका वो विश्वास है जो टूटा है कि मेहनत का फल मिलता है। और इस टूटन का असर वो तुरंत दिखता है। बाहर से तो वो विनोद के सामने मुस्कुरा देता है, जाहिर है, और क्या करता, लेकिन अंदर जलकर राख हो जाता है। और उस दिन घर लौटकर वो पहली बार अपनी पत्नी शांति पर हाथ उठाता है। और बहाना क्या? बहाना, चाय में चीनी कम थी। देखिए, ये बात मुझे हमेशा चौंकाती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी की कुंठा एक कप चाय पर निकाल दी। लेकिन क्या ये सिर्फ प्रमोशन का गुस्सा था? वही तो मैं सोच रही थी। ये 20 साल से दबे हुए किसी और चीज का विस्फोट था। बिल्कुल, प्रमोशन तो सिर्फ एक चिंगारी थी। जो अपमान वो दफ्तर में पी गया था, वो लावा बनकर घर में एक बेबस औरत पर फूट पड़ा। और यहाँ
शांति की प्रतिक्रिया वो कहानी को और गहरा बना देती है। हाँ। वो रोती है लेकिन चुप रहती है। कहानी में एक बहुत मार्मिक लाइन है, उसे पता है मर्द टूट रहा है। क्या बात है। वो इस मार को एक पर्सनल अटैक की तरह नहीं देखती। नहीं, वो समझ रही है। वो समझ रही है कि ये चोट उसे नहीं बल्कि उस टूटे हुए आदमी की हताशा को लग रही है। उसकी खामोशी में एक गहरी समझ है जो रामेश्वर के दर्द को और बड़ा बना देती है। बहुत बड़ी बात है ये। इस घटना के बाद रामेश्वर के पतन का जो सिलसिला शुरू होता है वो फिर रुकता नहीं। अब वो एक ढलान पर है। हाँ, सबसे पहले वो छिपकर शराब पीना शुरू करता है, जो कि एक क्लासिक साइन है। ये सिर्फ एक बुरी आदत तो नहीं है, ये सच्चाई से भागने का एक तरीका है ना? हाँ, ये एक तरह का सेल्फ मेडिकेशन है। जब असल जिंदगी की सच्चाइयाँ असहनीय हो जाती हैं तो इंसान नशे में थोड़ी देर के लिए उन्हें भुलाना चाहता है। वो होश में नहीं रहना चाहता। बिल्कुल, क्योंकि होश में रहने का मतलब है अपनी हार को लगातार महसूस करते रहना। तो दफ्तर में उसका आत्मसम्मान तो टूट गया, लेकिन कहानी दिखाती है कि मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती। हाँ, हमेशा झुंड में आती हैं। अब दबाव घर के दरवाजे पर दस्तक देता है, बेटी की शादी के रूप में। लड़के वाले 10,000 रुपए दहेज की मांग करते हैं। और यहीं पर रामेश्वर पूरी तरह से फंस जाता है। एक तरफ वो सिस्टम है जिसने उसे आर्थिक रूप से बढ़ने नहीं दिया, और दूसरी तरफ ये समाज। हाँ, ये समाज जो उससे ऐसी मांग कर रहा है जिसे पूरा करना उसके बस में ही नहीं है। और इस जाल से निकलने के लिए वो और गहरे जाल में फंसता है। सेठ भोलानाथ से कर्ज। हाँ, 36% के ब्याज पर। 36%, मतलब हर कदम उसे और डुबो रहा है। और जब इंसान सामाजिक और आर्थिक रूप से टूट रहा हो तब उसे अस्तित्व का संकट भी घेर लेता है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। हाँ, दफ्तर में उसका दोस्त जगदीश जो उसके साथ ही भर्ती हुआ था, एक दिन अचानक हार्ट अटैक से मर जाता है। हाँ। रामेश्वर उसकी लाश को कंधा देता है और उसे रास्ते भर बस यही लगता है, अगला मैं हूँ। हाँ, अगला मैं हूँ। मौत का ये करीबी अनुभव उसे अपनी जिंदगी की निरर्थकता का एक भयानक एहसास कराता है। उसे लगता है कि वो भी एक दिन ऐसे ही चुपचाप मर जाएगा, बिना कोई पहचान बनाए, बिना कोई सपना पूरा किए। क्लर्क की तरह जिया और एक क्लर्क की तरह मर गया। और ये डर कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं निकला उसे अंदर तक खोखला कर देता है। और इन्हीं सब डरों का नतीजा है कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा, रामेश्वर का सपना। वो सपना तो रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, वाकई में दहला देने वाला है। वो सपने में देखता है कि वो मर चुका है। उसकी लाश चारपाई पर पड़ी है, पत्नी और बेटियां रो रही हैं, लेकिन उनके रोने में दुख से ज्यादा चिंता है। चिंता कि अब क्या होगा। हाँ, क्योंकि घर में पैसे ना होने की वजह से उसकी 13वीं तक नहीं हो पा रही। ये किसी भी मध्यवर्गीय इंसान का सबसे बड़ा डर है कि मेरे जाने के बाद परिवार का क्या होगा। पूरी जिंदगी का संघर्ष इसी एक चीज के लिए तो होता है। हाँ, कि वो अपने परिवार को एक सुरक्षित भविष्य दे सके। और सपना यहाँ भी नहीं रुकता। नहीं। सपने में सेठ भोलानाथ आता है और कहता है, कर्ज नहीं चुकाया, अब ये मकान मेरा हो गया, निकलो यहाँ से। और उस सपने में अपनी मौत के बाद रामेश्वर की आत्मा चीख उठती है, मैं मर भी गया तो चैन नहीं। ये सपना उसकी चेतना पर आखिरी कील ठोक देता है। यह उसकी सबसे बड़ी, सबसे अंतिम हार है। ये सपना उसे शीशे की तरह दिखाता है कि वो जीने में तो फेल हुआ ही, मरने के बाद भी अपने परिवार को बेसहारा और अपमानित छोड़ जाएगा। एक मध्यवर्गीय आदमी के लिए इससे बड़ी विफलता कोई और नहीं हो सकती। लगभग विक्षिप्त हो जाता है। वो दफ्तर जाना छोड़ देता है, घर में बस एकटक दीवार को घूरता रहता है। और फिर एक शाम जब घुटन बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, वो अचानक घर से निकलकर कस्बे के बाहर रेलवे लाइन की तरफ चला जाता है। वो उस बिंदी पे पहुंच चुका है जहां उसे लगता है कि मौत ही एकमात्र आजादी है। उसे लगता है जिंदगी ने उसे कुछ नहीं दिया सिवाय घुटन, अपमान और हार के। तो आत्महत्या यहाँ एक कायरतापूर्ण काम नहीं, बल्कि उसकी तरफ से लिया गया पहला और आखिरी स्वतंत्र निर्णय लगता है। वो साइकिल पटक कर रेलवे की पटरी पर लेट जाता है, दूर से आती ट्रेन की सीटी का इंतजार करने लगता है, आंखें बंद कर लेता है। हाँ, लेकिन उसके कानों में ट्रेन के हॉर्न की आवाज नहीं, बल्कि ब्रेक लगने की तीखी चीख सुनाई देती है। ट्रेन रुक जाती है। हाँ, ट्रेन उसके पास आकर रुक जाती है। ड्राइवर ने उसे देख लिया था। क्या भयानक विडंबना है ना? जिस जिंदगी ने उसे कभी नोटिस नहीं किया, अचानक मौत के दरवाजे पर सब उसे देखने लगते हैं। लोग दौड़कर आते हैं, उसे उठाते हैं, और तब रामेश्वर अपनी जिंदगी की सबसे ताकतवर और सबसे बेबस चीख मारता है। वो चिल्लाता है, मार डालो मुझे, जीने क्यों नहीं देते। ये कहानी का चरम है।
ये उस व्यवस्था पर सबसे तीखा तमाचा है। बिल्कुल। जिस समाज और सिस्टम ने उसे ढंग से जीने का मौका नहीं दिया, वही अब उसे अपनी मर्जी से मरने भी नहीं दे रहा। उसे जबरदस्ती खींचकर वापस उसी दयनीय जिंदगी में धकेल दिया जाता है जहां से वो भागना चाहता था। उसे उसकी सजा में वापस लौटा दिया जाता है। हाँ, ये उसकी लाचारी की चुनौती तस्वीर है। इसके बाद कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है। जाहिर है कोई चमत्कार नहीं होता। कैसे होगा? रामेश्वर को घर लाया जाता है, डॉक्टर आता है, कहता है डिप्रेशन है, कुछ दवाइयां लिख दी जाती हैं। और रामेश्वर वो फिर से उसी जिंदगी में लौट जाता है। सुबह दफ्तर, शाम को घर, रात को शराब। लेकिन अब एक बहुत बड़ा और भयानक बदलाव आ चुका है। क्या? दवाइयों ने या शायद हालात ने उसकी आत्मा को सुला दिया है। अब उसमें लड़ने की, चीखने की या महसूस करने की भी ताकत नहीं बची। हाँ, अब वो किसी से बात नहीं करता, मुस्कुराता भी नहीं, एक रोबोट की तरह जीता है। और कस्बे के लोग क्या कहते हैं? कस्बे के लोग कहते हैं रामेश्वर बाबू उदास रहने लगे। वो नहीं समझते। नहीं, वो नहीं समझते हैं कि वो उदास नहीं है, वो खत्म हो चुका है। वो एक जीती जागती लाश है। और कहानी का अंतिम वाक्य इस पूरी त्रासदी को एक लाइन में समेट देता है। कमलेश्वर लिखते हैं, कस्बे का आदमी जीता तो है, पर मरने की इजाजत किसी को नहीं होती। कितना भयानक सच है। यह अंत किसी समाधान से ज्यादा भयावह है। कमलेश्वर ये दिखा रहे हैं कि रामेश्वर का बच जाना उसकी जीत नहीं, बल्कि उसकी हार की अंतिम मोहर है। उसे सजा मिली है। हाँ, उसी जिंदगी को घसीटते रहने की सजा जिसने उसकी आत्मा को मार डाला। ये कहानी सिर्फ रामेश्वर की नहीं है। नहीं, ये उस पूरे वर्ग का पोस्टमार्टम है जिसके सपनों को ये व्यवस्था बहुत धीरे धीरे और बहुत बेरहमी से कुचल देती है। तो अगर हम अपने शुरुआती सवाल पे लौटें कि एक ईमानदार आदमी को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, तो जवाब है, पहले उसकी उम्मीदें छीनो, फिर उसका आत्मसम्मान, और आखिर में उसे ये एहसास दिला दो कि ना तो उसकी जिंदगी का कोई मतलब है और ना ही उसकी मौत का। बिल्कुल। और इस कहानी का गहरा संदेश यही है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं है। नहीं, ये उस पूरे सामाजिक ढांचे पर एक कठोर टिप्पणी है जो इंसान को इस हद तक बेबस और अकेला कर देता है कि न तो उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद बचती है और ना ही मौत उसे एक रास्ते के तौर पर नसीब होती है। वो बस एक सजा काटने के लिए जिंदा रहता है। बस। कमलेश्वर ने यह कहानी कई दशक पहले लिखी थी। आज के बदलते कस्बों और शहरों में बहुत कुछ बदल गया है। हाँ। लेकिन एक सवाल है जो हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए है। हाँ। और वो सवाल ये है कि क्या रामेश्वर की घुटन और बेबसी आज भी उतनी ही सच है या बस उसके रूप बदल गए हैं? बहुत अच्छा सवाल है। आज के मध्यवर्गीय आदमी पर दहेज का नहीं तो शायद EMI का बोझ है। प्रमोशन में भाई भतीजावाद की जगह शायद कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और डाउनसाइजिंग का डर है। दबावों के नाम और तरीके बदल गए हैं। हाँ, पर क्या एक अदृश्य मशीन का पुर्जा बनकर रह जाने का वो एहसास आज भी उतना ही सच नहीं है?